चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, जिस भी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी लाभदायक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की और स्पेशली हम कवर करेंगे जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्यूटर के। दोस्तों, कंप्यूटर जेएसएससी सीजीएल में 20 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। ये आपके नाम को मेरिट में चमकाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मनोबल, एक मोटिवेशन मिलेगा आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर से पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, वेब कैम पढ़ा, माउस पढ़ा, प्रिंटर पढ़ा, मॉनिटर पढ़ा, हर कुछ प्रिंटर पढ़ा, हर कुछ के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन वो कंप्यूटर के हार्डवेयर, प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है, मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट कैसे हम देख पाते हैं, वीडियोज को हम कैसे साउंड सुन पाते हैं, कीबोर्ड से जब हम काम करते हैं, जब कीबोर्ड पर कोई भी कीज को हम प्रेस करते हैं तो कैसे वो की जाता है कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पास, फिर वो कैसे काम करता है और हमारे सामने आता है। तो कैसे ये वर्क करता है, ये हार्डवेयर किस प्रकार से वर्क करता है, इसको काम करने की प्रेरणा कहां से मिलती है, इसको कौन है, ऐसा शख्स कौन है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के टास्क को परफॉर्म करवाता है? तो दोस्तों, वो कोई नहीं, वो है, कहता है ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक जो विमेन का हाथ होता है, वैसे ही हर एक हार्डवेयर के काम करने के पीछे एक सॉफ्टवेयर का हाथ होता है। किसका? सॉफ्टवेयर का हाथ होता है। हार्डवेयर को हम तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, छू सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को ना टच किया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। क्या आप किसी भी एप्लीकेशन को, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी हम बात करेंगे जो विंडोज आपके सामने है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, जो आप यूट्यूब चलाते हैं, जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सारे के सारे ये एप्लीकेशन है। क्या आप अपने अंदर, जब किसी से व्हाट्सएप पर झगड़ा हो जाएगा, क्या अपने मोबाइल के अंदर से व्हाट्सएप को खींच करके आप निकाल के उसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम का एक सेट है, प्रोग्राम का एक समूह है, प्रोग्राम का एक ग्रुप है, जिसको कि एक कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के सहारे, जैसा कि हमने कहा था कि देखिए, अगर कोई कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करता है तो उसको क्या किया जाता है? एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। उन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनता है और उस एप्लीकेशन पर, उस सॉफ्टवेयर पर उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ठीक से काम करवाता है। सीधी सी बात है, बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर क्या है? बेकार है। बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर बेकार है। जैसे कि मान लिया हमारा माथा है, ठीक है, हमारा माथा है, हमारा दिमाग है, सबके पास दिमाग है, लेकिन अगर दिमाग के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जिसको कहते हैं ज्ञान, जिसको कहते हैं बुद्धि, वो अगर खत्म हो जाए तो आपका दिमाग का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर और आपका दिमाग, आपका जो दिमाग माथा दिख रहा है, वो है आपका हार्डवेयर। तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के हार्डवेयर कोई काम का नहीं। अच्छा, बाहरी दुनिया को कंप्यूटर के अंदरूनी दुनिया से कौन जोड़ता है भैया? वो आपका सॉफ्टवेयर जोड़ता है। जैसे कि अगर हम बाहरी दुनिया में, कौन? कीबोर्ड है। अगर कीबोर्ड को कंप्यूटर के अंदर हम कोई की को दबाते हैं और कंप्यूटर के अंदर वो टाइप होकर के चला जाता है, तो बताइए ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर किस प्रकार से गया? तो उसके लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर था। तो समझ गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। बाहरी दुनिया को कंप्यूटर के अंदरूनी दुनिया से जोड़ने का काम सॉफ्टवेयर ही करती है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अगर देखें तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये है आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने अभी देखा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं। हार्डवेयर क्या है? एक कूड़ा है। हार्डवेयर क्या है? एक कचरा है। बिना एक
पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले आएगा। सॉफ्टवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर एक डब्बा है, आपका लैपटॉप एक डब्बा है। क्या है? खाली एक डब्बा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना। तो याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका जो सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर, उसका दिमाग, मतलब बिना इसके आपका सिस्टम कोई काम का नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आपने अपने सिस्टम पर चढ़ा लिया, उसके बाद आप चढ़ाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक किसी आपको जिस चीज का, जैसे नाम से पता चल रहा है एप्लीकेशन, आपको जिस चीज का एप्लीकेशन है, आपको जिस चीज का जरूरत है, आपको जिस चीज का अप्लाई करना है, आपको जिसका नीड है, जिस भी पर्टिकुलर काम टास्क का नीड है, उस तरह का एप्लीकेशन भतेरों पड़े हैं, उस तरह के एप्लीकेशन हजारों लाखों पड़े हैं। आप क्या करेंगे? उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, आपका काम हो गया, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जब सही है आपके सिस्टम पर, तब जाकर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किसी पर्टिकुलर काम को आप करवा सकते हैं, आप उससे काम ले सकते हैं, आप उसको जरूरत पड़ने पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको लगे कि स्पेस नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, क्या है? एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहते हैं ना, एप्लीकेशन, ऐप दे दो। व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब हो गया। बहुत सारे आपके कैमरे, मोबाइल में बहुत सारा कैमरा वाला, जिससे आप अपने आप को चमकाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो वो क्या है? ब्यूटी प्लस कैमरा, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब जरूरत पड़ता है, हमको चमकाना है चेहरा, हमको व्हाट्सएप पर डीपी लगाना है, हमको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने आप को सुंदर दिखाना है, तो क्या करते हैं? कैमरा में वो डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? जरूरत पड़ा, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो आप कंप्यूटर में आपका एमएस, जिस पर हम अभी आपके लिए पीपीटी बनाए हैं, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या है? जरूरत पड़ा, मैंने उसको डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर पावर पॉइंट नहीं होता तो हमारा सिस्टम नहीं चलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बांट दिया गया है अलग अलग तरीके से। ऐसे अगर आप नहीं बांटेंगे तो एक ही में पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग बांट करके। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सिस्टम को प्रबंध करता है, सिस्टम का मैनेजमेंट करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम, एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक ग्रुप होता है प्रोग्राम का, जिसको जो कि सिस्टम को मैनेज करता है, तो वो आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होता है BIOS, और एक होता है डिवाइस ड्राइवर्स। क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये आपके याद रख लीजिएगा, ये है आपका सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हम पढ़ेंगे BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहां पर जब इस तरह की मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो इनके बिना भी कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। तो हम प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ रहे हैं। पहला जिसको हम पढ़ेंगे, मतलब कि उसके बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं, फिर अगला देखेंगे उसके बिना भी थोड़ा सा कंप्यूटर का काम चल सकता है। तो इस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर काम करेंगे। तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगला है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या? जैसा नाम से पता चल रहा है, आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वो कैसे बनता है भैया, वो काम कैसे करता है, ठीक है, वो काम कैसे करता है, वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बनता है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनता है, कौन से लैंग्वेज को यूज करते हैं, आखिर जो लैंग्वेज पर हम बनाते हैं क्या वही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है? नहीं। तो ये सब जो एक सिस्टम, एक काम करता है पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर को काम करवाने में, वो आपके डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आता है, जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, लिंकर और लोडर पढ़ेंगे, ठीक। अगला देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर हम अपने कंप्यूटर को एकदम उपयोग के लायक हमेशा बना करके रखें। जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आप अपने सिस्टम पर ध्यान नहीं दीजिए और अपने सिस्टम को बेतहासा बहुत बुरे तरीके से यूज कीजिए, आप उसके स्पेस पर ध्यान ना दें, आप उस पर कितना वायरस आ रहा है उस पर ध्यान ना दें, जो न सो साइट पर आप क्लिक करते जाएं, तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर यूज करने के लायक नहीं होगा। अगर उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके अंदर है तो वो आपकी कंप्यूटर को मेंटेन करके रखेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा करके रखेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूटिलिटी आपका बना करके रखता है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम उसमें पढ़ेंगे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, फिर उसके बाद डिस्क क्लीनर, डिस्क पार्टीशन, बैकअप रिस्टोर, फाइल कंप्रेशन, सब कुछ पढ़ेंगे, एंटीवायरस, ये सब है। तो आज इसको इतने डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। जैसा कि जिस प्रकार का नीड, जैसा हमारा काम, जिस प्रकार का हमारा पर्पज, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और काम करते हैं। हमें बात करना है, मैसेजिंग करना है, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, जनरल पर्पज में कर लिया, ठीक है। हमें यूट्यूब चलाना है, हमने वीडियो देखना है, यूट्यूब डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसको अलग अलग प्रकार से रखा गया है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर में। क्या जनरल पर्पज सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष पर्पज उद्देश्य सॉफ्टवेयर में। तो इसको अलग से वर्ड प्रोसेसर है, डेटा सीट है, स्प्रेडशीट है। स्पेसिफिक पर्पज में अटेंडेंस सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। तो हमको अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम का सेट जिसको बना करके हमें मैन्युफैक्चरर देता है, ठीक है। और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के बिना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो उसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, चलबे नहीं करेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं उसमें सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप सब लोग अभी कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। अभी आप पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर एज में हम लोग अभी जी रहे हैं, कंप्यूटर एरा में जी रहे हैं। तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो आपके मोबाइल को चलाने के लिए, प्रचालन करने का एक तंत्र है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या उसमें प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है? क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है? क्या जब हमको बात करना होता है तो हम मोबाइल पर बात करना होता है तो एक इस तरह का आइकॉन दिया गया है, ठीक है। उसको हम दबाते हैं, बात कर लेते हैं। कैसे चल रहा है भैया? सॉफ्टवेयर से चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा है। तो ये सब बात है। तो चलिए एक पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आज तो यहां पर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्लास ही है इसके लिए, पूरे एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। इसीलिए यहां पर ऊपर ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक इंटरफेस है, एक कड़ी है, एक रास्ता है। किसके बीच का? हार्डवेयर के बीच का और यूजर के बीच का, एप्लीकेशन के बीच का। यूजर मतलब हम लोग, उपयोगकर्ता हम लोग, ठीक है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के माउस को, कंप्यूटर के स्क्रीन को, कंप्यूटर के मॉनिटर को, कंप्यूटर से लगे प्रिंटर को, कंप्यूटर से लगे पेन ड्राइव को, कंप्यूटर से लगे वेब कैम को, इन सब को यूज करते हैं कि नहीं? अगर ये सब यूज ना करे तो भैया कंप्यूटर किस काम का? अगर हम वीडियो ना देखें, अगर हम ऑडियो नहीं सुने, अगर हम एमएस पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन ना बनाए, अगर हम एमएस वर्ड पर बुक ना बनाए, अगर हम एमएस एक्सेल पर टेबुलेशन ना करें, तो किस काम का भैया ये हार्डवेयर? अब बताओ, ये जो हार्डवेयर जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, मॉनिटर है, माउस है, तो ये जो हार्डवेयर किस प्रकार से काम करता है? तो यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन? हम लोग, इंटरफेस, और जो हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, या फिर यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच जो एक कड़ी का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, उसके बीच एक रिश्ता बना करके रखता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यूजर कंप्यूटर से काम नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं चला पाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड, एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर आपने ऑन किया तो क्या होता है? आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, चाहे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करें या फिर मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, तो क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस रीस्टार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करवाता है, उसे बूट प्रोग्राम कहते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, BIOS
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है इसमें कंप्यूटर में, और उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हर एक एप्लीकेशन को, हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो कि कंप्यूटर में आपके फीड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूजर और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसकी तरह काम करता है, तो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पर देखिए डिटेल में हम इसको करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो होता है सबसे पहला कि ये प्रोसेस को मैनेज करवाता है, प्रोसेसिंग प्रबंधन। आप जो है जिस भी टाइप का प्रोसेस, यहां पर आप समझ लीजिएगा इसको केवल कि जिस भी तरह का प्रोसेस आप जो है कंप्यूटर में करते हैं, चाहे आप एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, वीडियो देखें, आप किसी भी प्रकार के पीडीएफ को अगर डाउनलोड करके कंप्यूटर में रखे हुए हैं और आपको वो पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक बाहर से अपने माउस से, कीबोर्ड से एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के बाद वो जो आप सबसे पहले कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन जो जाता है मेमोरी के पास जाता है, उसको बाद वो प्रोसेस करवाता है, फिर आपके एक मॉनिटर तक लेकर के आता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है सीपीयू जो करवाता है, तो सीपीयू में हर एक प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए एक एक करके कौन भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है। अगला देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। क्या है, मेमोरी प्रबंधन। जैसे कि हम अगर किसी भी चीज को, जैसे मेमोरी तो होता है, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था। अब जब हम कोई भी फाइल को, कोई भी प्रोग्राम को, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, किसी भी वीडियो को, किसी भी ऑडियो को, या फिर कुछ लिख करके अपना कुछ सीक्रेट चीज जैसे कोई लव लेटर वगैरह लिख करके रख दिए हैं कंप्यूटर में। अब अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं होगा तो बताइए, ये मेमोरी नहीं होगा तो क्या ये रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो देखिए किसी भी इनपुट को, जो हम इनपुट देते हैं उसको स्टोर करने का काम, उसको स्टोर की इनपुट हमने दिया, उसको स्टोर करवाएगा मेमोरी में, उसको स्टोर करवाएगा प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करवाने का काम आपका कौन करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। किसी भी फाइल को, कौन से फाइल को कहां रखना है, कौन से फाइल को कब से निकालना है, किस फाइल को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना है, किस फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है, ये सारा का सारा बात, फाइल का मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इनपुट डिवाइस से इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी, इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, ठीक है, तो ये सारा वेबकैम हो गया, ये सारा का सारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस से डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को ये रिसीव करना, ठीक है, इनपुट डिवाइस से डेटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना, और इस डेटा को लेकर के सीपीयू में प्रोसेस करवा करके इसको फिर से मॉनिटर के थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब के थ्रू आपको बाहर निकाल करके दे देना। ये जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम कौन करवाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। तो इतना हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहां से जान गए। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा कि ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, इसके बिना आपका कंप्यूटर ना चले। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग किस तरह का होता है। तो देखिए एक यूजर इंटरफेस, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अगर मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप विंडोज में भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी विंडोज चलाया था लेकिन वो काम नहीं किया। तो जिस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम करते हैं, चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आपके लैपटॉप आप विंडोज पर काम करें या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हो, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना करके रखा है। तो किस प्रकार का यूजर इंटरफेस है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, देखिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपका VLC मीडिया प्लेयर ग्राफिकल तरीके से पिक्टोरियल आइकन्स आपको दिखता है। जैसे ही आप देखते हैं VLC, आप उसको टिक कर देते हैं, क्लिक करते ही आपका उसके अंदर जितना होता है आप उससे देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर पर टेलीग्राम का है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पावर पॉइंट, आपके कंप्यूटर पर सब कुछ जो भी आइकन्स है, जो भी एप्लीकेशंस है, उसका क्या है, वो पिक्टोरियली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा हुआ है। तो यूजर फ्रेंडली होता है। क्या होता है, यूजर फ्रेंडली। एक अनपढ़ आदमी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या कर सकता है, इसको आराम से यूज कर सकता है। क्या कर सकता है, आराम से यूज कर सकता है। जैसे कि आपके जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा भी आजकल मोबाइल चला ले रहा है, देखता है व्हाट्सएप का सिंबल, व्हाट्सएप खोल ले रहा है, देखता है वीडियो वाला सिंबल, वीडियो खोल लेता है, देखता है पिक्चर वाला एल्बम का
सिंबल उसको खोल लेता है, तो वो क्या है, ग्राफिकल पिक्टोरियल आइकन्स है और वो एक तरह का यूजर इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर देखते हैं आप, विंडोज में देखते हैं, एंड्रॉइड में देखते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब में देखते हैं। ठीक, अच्छा बात करते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मतलब कमांड जो आप देते हैं, जैसे कि आप एमएस डॉस पर आपने कभी काम किया होगा, कमांड आप देते हैं, ऐड देते हैं, सब देते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के जो कमांड्स आप देते हैं कैरेक्टर्स के बाद, तब जाकर के आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर के साथ। अगर कैरेक्टर को लेकर के, कैरेक्टर लेटर्स को लेकर के वो आपको काम करवाए तो क्या कहलाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो होता है आपका यूनिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डोस जो होता है, तो एमएस डोस पर काम, ये सब क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर्स और बायोस क्या है, BIOS मतलब कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर को देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला। डिवाइस तो आप जान ही रहे, आपका सिस्टम। तो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको चलाता कौन है भैया, इसको चलाता कौन है, कौन चलाने वाला है, ये है आपका ड्राइवर। जैसे कि आपके पास है कार कोई, ठीक, आपके पास कोई कार है। अब आपके पास कार हो गया, आप यूजर हैं, ठीक है, आप यूजर हैं, आप चलाने नहीं जानते हैं गाड़ी, ठीक, आप यूजर हो गए, आपको अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन लेना है, मजा लेना है कार के ड्राइव का, आपको जाना है कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आप उसका एप्लीकेशन किए, ठीक, लेकिन आपको जाना है, आप इस पर बैठ गए। अगर आपको ड्राइव करने नहीं आता है तो आपको चाहिए एक ड्राइवर, और वो ड्राइवर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। तो ड्राइवर के बिना आप काम नहीं कर सकते, आप नहीं चल सकते। अगर कार का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ड्राइवर नहीं रहेगा तो ये काम ही नहीं करेगा। तो जिसका जो काम रहेगा, जिसका जो काम है, उसके लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए एक ड्राइवर होता है हर जगह पर, तब जाकर के वो काम होता है। जैसे कि यहां पर चिंटू को, एक नदी है, चिंटू एक नदी के पार जाना चाहता है, और इस पार क्या है, आम का एक बहुत तगड़ा वृक्ष है, आम का गाछ है। अब आम के गाछ एक रसीले रसीले, अभी आम का दिन है और आम देख करके ये क्या है, इसका लार टपक रहा है। अब चिंटू यूजर है, अप्लाई करना है इसको, और आम के गाछ का ये जो पेड़ पर ये जो फल लदा हुआ है, इसका ये मजा लेना चाहता है। बीच में है भैया नदी। अब देखिए क्या होगा, ये यहां से यहां तक इसको जाना है, बीच में ये जो ब्रिज है, इसको यहां से यहां तक लेकर के गया। अगर ब्रिज नहीं होता, अगर ब्रिज यहां पर नहीं होता, तो बताइए क्या चिंटू यहां से यहां जाकर के इस ड्राइव, जो यहां पर जो ये दिख रहा है आम का रसीले फल, इसको क्या ये इसका मजा ले पाता, नहीं। तो वही चीज यहां पर डिवाइस ड्राइवर करता है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन, इसका मजा लेना है, ठीक है, उससे कनेक्टेड हार्डवेयर से काम लेना है, कंप्यूटर से कनेक्टेड हार्डवेयर, कंप्यूटर से कनेक्टेड हार्डवेयर, चाहे वह कीबोर्ड हो, चाहे वह वेबकैम हो, चाहे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, चाहे वह माउस हो, चाहे वह मॉनिटर हो, चाहे ग्राफिक कार्ड हो, चाहे वह साउंड कार्ड हो, चाहे वीडियो कार्ड हो, ये सब क्या है, कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर्स हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स पर लगे हुए हार्डवेयर्स हैं। अब इन हार्डवेयर्स का हमको मजा लेना है, इन हार्डवेयर से हमें काम लेना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बीच में कौन ऐसा शख्स है जो इसको चलाने में हमें मदद करता है। जैसे कि अगर आप कभी अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में एक पेन ड्राइव लगाते हैं, जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं तो इधर आपके कॉर्नर में एक पॉपअप आता होगा कि इंस्टॉलिंग ड्राइवर, इस तरह से। तो ड्राइवर है, उसके रिलेटेड, उस काम को रिलेटेड लेकर के ड्राइवर है, तभी जाकर के वो काम कर पाया, ठीक है। तो यहां से समझिएगा कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है वह एक ब्रिज की तरह काम करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। हार्डवेयर क्या हो सकता है, तो हमने पढ़ा है हार्डवेयर क्या होता है, जिसे मारा जा सके, जिसे तोड़ा जा सके, जिसे छुआ जा सके, जिसे काटा जा सके, जिसे पटका जा सके, वो होता है हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर से हमें मजा लेना है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रन करवाना है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम, एक उसे चलाने का काम कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी मेरा वीडियो ड्राइवर का, डिस्प्ले ड्राइवर काम नहीं कर रहा, ठीक है। जैसा कि बहुत बार आप देखते भी होंगे, अरे मेरा डिस्प्ले ड्राइवर खराब हो गया है, काम ही नहीं कर रहा है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, बार बार ये हो जा रहा है, रिबूट हो जा रहा है, ठीक है। आपका वीडियो ड्राइवर काम नहीं कर रहा, आपका और सब जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सब क्रश कर गया है, तो कैसे काम करेगा। आपके पास हार्डवेयर पड़ा है लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर भी है।
आपके पास हार्डवेयर भी है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो वो काम नहीं कर रहा, तो ड्राइवर वही काम करता है चलाने का। तो डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल करता है स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड रहता है। जैसे कि हमारे पास है वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये हो गया आपका एप्लीकेशन, आप इसे यूज करेंगे, यूजर और एप्लीकेशन हो गया, आपको इसे यूज करना है, इसका मजा लेना है। वीएलसी मीडिया प्लेयर में वीडियो और ऑडियो को आपको सुनना है, तो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है साउंड कार्ड, आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा हुआ है, ये हार्डवेयर है, मदरबोर्ड पे आपका साउंड कार्ड लगा होता है और आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। लेकिन अगर आपके पास साउंड कार्ड ड्राइवर करके एक सॉफ्टवेयर नहीं हो, अगर आपका ड्राइवर अपडेट नहीं हो साउंड कार्ड का, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको साउंड अच्छे से क्लियर काम नहीं करेगा। तो आपको क्या चाहिए, बीच में एक साउंड कार्ड ड्राइवर अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको आपका वीडियो कार्ड भी है हार्डवेयर के रूप में, आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है और जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में अगर ये वीडियो कार्ड ड्राइवर ना हो तो क्या करेगा, ये इसे चलने नहीं देगा सही तरीके से। तो डिवाइस ड्राइवर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डिवाइस ड्राइवर का। अब देख लेते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए यहां पर एक कहानी समझिएगा, जैसे कि चिंटू है, ये सोया हुआ है, क्या है, ये सोया हुआ है, ये ऑफ कंडीशन में है, चिंटू सोया हुआ है, ये ऑफ कंडीशन में है। अब जब चिंटू रात भर सोया, सवेरे उठा, ठीक है, सवेरे उठने के बाद इसे खाना ना दिया जाए, इसे ब्रेकफास्ट ना दिया जाए, कुछ भी ना दिया जाए, तो क्या ये काम कर पाएगा, क्या ये स्कूल जा पाएगा, क्या ये दौड़ पाएगा, क्या अपने आप को स्टार्ट कर पाएगा, क्या ये चल पाएगा, नहीं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको रन करवाने के लिए चिंटू को क्या देना होगा, खाना देना होगा, नाश्ता देना होगा, हेल्दी फूड देना होगा, तब जाकर के ये स्टार्ट होगा, ये दौड़ेगा, ये चलेगा, ये कूदेगा, ये फांदेगा, ये सारा का सारा टास्क करेगा। वैसे ही कंप्यूटर के बिना अभी पूरा दुनिया क्या है, नहीं चलता। लेकिन कंप्यूटर भी क्या किसी के बिना नहीं चलता है क्या, क्या कंप्यूटर भी किसी के बिना नहीं चलता है। आपका कंप्यूटर ऑफ है, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है या फिर ऑफ है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए जैसे हमारे डेली लाइफ में हमको खाने का जरूरत है, वैसे ही यहां पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यहां जो एक बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसे कहते हैं BIOS। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर आप जैसे ही ऑन करते हैं तो आपको जो सबसे पहला प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर दिखता है वही है BIOS। जब तक आपके कंप्यूटर में BIOS सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा, आपका कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, आपके कंप्यूटर पर रैम नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर पर जितने भी टास्क होते हैं रैम पे, वो रैम पर वो सारा का सारा टास्क नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है बिना BIOS के, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ये रन ही नहीं करेगा, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब ये एक तरह से खाना है किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। कंप्यूटर सिस्टम रात भर सोया था, ऑफ था, इसे जगाना है, इसे जगाएंगे तो इसे नाश्ता दीजिए, नाश्ता दीजिएगा BIOS के रूप में, तब जाकर के ये क्या होगा, ऑन होगा और आपके स्क्रीन पर ये डेस्कटॉप इस तरह से खोल करके आएगा। ठीक है, ये है आपका BIOS। ठीक, कंप्यूटर के ऑन होने पर शुरू होने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है BIOS। क्या होता है, पहला सॉफ्टवेयर BIOS होता है जो कि कंप्यूटर को शुरू करने में मदद करता है। BIOS ये क्या करता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करवाता है, उसको लोड करवाता है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करके लोड करवाने में कौन काम करता है, तो आपका BIOS। एक बार कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाए, उसके बाद BIOS एक स्पेशल टाइप का परफॉर्मेंस करवाता है, उस पर टास्क करवाता है, रन करवाता है, जिसका नाम है POST, पोस्ट। याद रखिएगा, पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन। जैसे कि सेल्फ टेस्ट कर लेता है। BIOS के पास इतना सेटिंग, इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि जैसे ही एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ, रीस्टार्ट हुआ कंप्यूटर, ऑन हुआ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, आपको तुरंत क्या करना है, पोस्ट ऑपरेशन रन करवा देना है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वह कीबोर्ड हो, चाहे वह साउंड कार्ड हो, चाहे वह वीडियो कार्ड हो, चाहे वह ग्राफिक कार्ड हो, वेब कैम हो,
हो, स्क्रीन मॉनिटर हो, हर कुछ को तुमको क्या करना है, एक बार करेक्ट है कि नहीं उसको इंश्योर कर लेना है, सेल्फ टेस्ट कर लेना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कह देगा पोस्ट, ये BIOS क्या चलाएगा, पोस्ट चलाएगा, और पोस्ट के बाद कहेगा हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल ओके, तो फिर जाकर के ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के बाद रैम के पास जाएगा। रैम पर आप जो काम करवाना चाहते हैं वो करवाना स्टार्ट कर देगा। आपके डिवाइस ड्राइवर को क्या करेगा, BIOS डिवाइस ड्राइवर को इनिशिएट करवा देगा और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से किसी में कोई गड़बड़ी है तो BIOS में एक ऐसा सॉफ्टवेयर किया, उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके वो आपको इंश्योर भी कर देता है, वो आपको बता भी देता है। आप अपने से भी ठीक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। अच्छा, BIOS किस प्रकार का मेमोरी में फीड रहता है बताइए। BIOS तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि भैया BIOS जो है इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं और फिर ऑन करते हैं तो ये अपना काम कर देता है। मतलब ये भूलता नहीं है कि हमें क्या करना है। तो जो नहीं भूलता है, जिसके रोम रोम में बसा हुआ है वो चीज, तो वो कौन से मेमोरी में रहेगा BIOS, तो याद रखिएगा वो रोम मेमोरी में रहता है। कौन से, रोम मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में, जो एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आप मेमोरी वाले क्लास को जरूर देखिएगा, आपको पूरा दिमाग में छप जाएगा मेमोरी। आपने वैसा मेमोरी क्लास कहीं नहीं देखा होगा, ये गारंटी है। कंटेंट के मामले में गारंटी होती है यहां पर परीक्षा हॉल पर। तो देखिए BIOS रोम मेमोरी टाइप के मेमोरी में रहता है, इंस्टॉल रहता है वहां पर। और रोम मेमोरी में भी हमने पढ़ा था EPROM, PROM, डबल EPROM। तो ये देखिए डबल EPROM टाइप का मेमोरी है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सब हमने पढ़ाया है। और इसमें क्या होता है कि अगर कभी खुदा न खास्ता BIOS में कोई तरह का गड़बड़ी हो जाए या BIOS को हमें अपडेट करना होगा, तो अगर खाली रोम वाला होगा तो नॉन वोलेटाइल हम उसमें अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दिन प्रतिदिन, हमने बताया था कि लोगों का जो है रोज अपडेट होता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, अगर हमें करना है तो किस टाइप का मेमोरी देना होगा, डबल EPROM टाइप का। और BIOS में हम अपग्रेड कर सकते हैं, उसके डेटा को इरेज करके उसको फिर से हम प्रोग्राम कर सकते हैं डबल EPROM के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अच्छा, जो BIOS के सारे सेटिंग्स, BIOS में जितने भी सेटिंग्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मदरबोर्ड पर एक चिप होता है जिसका नाम होता है CMOS। क्या होता है, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होता है मदरबोर्ड पर। याद रख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक चिप टाइप का होता है। उसी मदरबोर्ड में BIOS के सारे सेटिंग्स क्या होते हैं, सेव रहते हैं, उसी में स्टोर रहते हैं। ये याद रखता है CMOS। अगर CMOS एक बैटरी टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो फिर से आपका BIOS का सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। BIOS जैसे कि आपका कंप्यूटर है, आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन करें तो आपका डेट, आपका टाइम, सब क्या होता है, फिर से वही आ जाता है। तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो CMOS में सेव रहता है। और देखिए, जो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ उसके बाद ये क्या करता है, रैम को टेस्ट करता है। रैम टेस्ट होने के बाद सारा का सारा जो भी आप काम करेंगे रैम पर लेके जाता है, रैम पर आप काम करते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर को लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उसके बीच एक ब्रिज का काम करता है BIOS, और काम शुरू करवा देता है। तो ये हमने देखा BIOS के बारे में, हमने देखा डिवाइस ड्राइवर के बारे में। अब हम देखते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर मतलब नाम से जैसा पता चल रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एक्टिविटी जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर, हम एप्लीकेशन, हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। देखिए, अभी कंप्यूटर एज में हम जी रहे हैं। किसमें, कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर बनने की शुरुआत आज से 100-150 साल पहले हो चुकी थी। कितने, 100 साल पहले, 1940, 1942, उस समय से फर्स्ट जनरेशन हमने देखा था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो वहां से जब कंप्यूटर बनने का शुरुआत हुआ, कंप्यूटर बनाने का शुरुआत हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, तो ये सब जो अभी हम लोग जो चल रहे हैं कंप्यूटर एज में, तो ये प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है, जिस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो एप्लीकेशन बनता है, किस भाषा में बनता है, आखिर किस भाषा में, उसको बनाया किस भाषा में जाता है, तो उसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किससे कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है, और उसको दो तरह से के लैंग्वेज में तोड़ा जाता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। जब
कंप्यूटर एज का, जब कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था, कंप्यूटर बनने का, चार्ल्स बैबेज से, पास्कल से, ठीक है, वहां से जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर बनने का, एडवैक, जो आपका यूनिवैक है, एनियक है, ये सब के जो कंप्यूटर का जो बनने का शुरुआत हुआ, तो उस समय कंप्यूटर को यूज कौन कर सकता था? जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, हमने इसके बारे में बात किया हुआ है, आप जरूर कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स को देखिएगा, आपको कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब हम लोग इसके एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको वहां से भी विश्वास हो जाएगा। तो देखिए, जब हमने वहां से स्टार्ट किया था तो उस समय कंप्यूटर को कौन यूज कर सकते थे? तो वही यूज कर सकते थे जो उसको बनाते हैं, जो उसको बनाए हैं, या फिर जिसको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इसके लैंग्वेज की पता हो। ठीक है, तो हर कोई आदमी को तो पता है नहीं, तो कैसे करे भाई? देखिए, लो लेवल लैंग्वेज वही जो कि लो लेवल, अब सब कोई इस भाषा को समझ नहीं सकता था, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, और उस समय तक मशीन लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी, और मशीन लैंग्वेज जो उसके बारे में जानता है, जैसे अगर आज मोबाइल में हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, ये सब है, सारा कुछ दिया हुआ है। अगर हमको कह दे कि हमें कोडिंग आएगा तभी हम इसे यूज कर पाएंगे, हमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तभी हम इसे यूज कर पाएंगे, हमें मशीन लैंग्वेज आएगा तभी यूज कर पाएंगे, तो कोई यूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसको धीरे धीरे काम होते गया, आगे लैंग्वेज भी बढ़ते गया, तो ये सब आगे बात है। लेकिन शुरुआत में जो यूज होता था वो मशीन लेवल, लो लेवल लैंग्वेज, बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आया, वो लैंग्वेज जो हम लोग समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हम लोग समझते हैं, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। लो लेवल लैंग्वेज को भी बांटा गया मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। किसमें? मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से आज एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से प्रोग्रामिंग लिखे जा रहे हैं, जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, वो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझते हैं। और मशीन लेवल लैंग्वेज को अभी भी कंप्यूटर समझता है, लेकिन उसको देखिए, जैसे आप रसिया जाएंगे और आप यहां हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, आप रसियन नहीं जानते हैं, तो रसियन के सामने आपको कुछ बोलना है, आप जानते हैं हिंदी, ठीक है, आपको रसियन के सामने जाना है, तो आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, रसियन लैंग्वेज ये जानता है, रसियन समझेगा रसियन लैंग्वेज, तो इसको आपका भाषा कैसे समझ में आए? तो बीच में क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है। और आगे हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज, हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो भाई ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए, उसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और उस ट्रांसलेटर को क्या क्या नाम दिया गया है उसके बारे में आगे बस एकदम थोड़े से देर में हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट का यूज होता है, 0 1 0 1, ठीक है, इस तरह से। तो जो पहले साइंटिस्ट थे जो कंप्यूटर बनाए थे, वो सब मशीन लेवल लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग करते थे, और किसी भी छोटे से काम करने के लिए बड़े बड़े मशीन लेवल लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग लिखा जाता था। जैसे कि अगर 4 और 4 को जोड़ना है, ठीक है, उसे 4 और 4 को जोड़ना है, 8 आता, तो 4 को कैसे लिखा जाए? 1 0 1 0, और 4 को इधर 1 0 1 0, और उसके बाद प्लस का भी कुछ कोड होगा, इसका मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 0 1 0, फिर 8 का इस तरह से। तो कितना बड़ा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा? क्या ये आम इंसान जो नहीं जानता है वो कर पाएगा? इस पर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आखिर वैज्ञानिक सब सोचने लगा, बनाने वाले सोचने लगे कि आखिर हम बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आम लोग इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, हम बेच ही नहीं पाएंगे मार्केट में, तो हमें क्या फायदा होगा? तो धीरे धीरे करके मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद आया एक लैंग्वेज जिसका नाम है असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि देखिए, 0 1 तो नहीं करेंगे उस पर प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे? जैसे कि 2 को डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, और अगर ऐड करना है तो आपको लिखना होगा ऐड, ठीक है, स्मॉल में ऐड, टू ऐड ऐड, और इक्वल EQ, और फिर आएगा आपका 4। इस तरह से प्रोग्रामिंग, ये भी थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मशीन लैंग्वेज से तो थोड़ा सा अच्छा ही है। अभी भी कंप्यूटर समझता है किसको भैया? अभी भी कंप्यूटर, असेंबली लैंग्वेज आ गया ताकि लोग उसको यूज कर पाए, लेकिन अभी भी कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बीच में आ गया, दरार हो गया, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन समझता है कंप्यूटर, और असेंबली उस समय जैसे ही लैंग्वेज बना था तो वो समय हम लोग यूजर समझता था, अब यूजर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करेगा, मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। तो ये लैंग्वेज को कंप्यूटर समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे कहा जाता है असेंबलर। याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज कन्वर्टर में। चलिए, अब जो आगे बढ़ा, दिन पार करते गया, लोग आलसी होते गए, लोग सोचने लगा कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ आसान मिल जाए, तो असेंबली लैंग्वेज में भी लोग को लगने लगा कि अरे 2 ऐड 2 करो, तब जाकर के इक्वल करो, 4 करो, ये माथा खराब हो गया मेरा, नहीं कर पाएंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज आया, और उसके मदद से आजकल प्रोग्रामिंग हो रहा है। अलग अलग हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फोर्ट्रॉन, जैसे कि इसका कभी कभी
आपसे पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे फोर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन, एल्गोल का होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज, कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सब हम लोग डिटेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे। बेसिक लैंग्वेज है, पास्कल है, सी सी प्लस, जावा है। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए। अच्छा, ये हमने प्रोग्राम लिख दिया, कंप्यूटर को समझ में आता है किस भाषा, कौन सा भाषा, मशीन लेवल लैंग्वेज हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर को समझता है मशीन लैंग्वेज, हमने लिखा हाई लेवल में। अब कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो बीच में एक रखना होगा ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेट करके दे मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आगे ये सब हमने देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर, भाषा अनुवादक पर। जैसे कंप्यूटर एकदम रिजिड है, हम तो समझेंगे भैया मशीन लेवल लैंग्वेज ही, हम समझेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज ही। तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख कर लाओ, ठीक है, तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख कर लाओ, हम समझेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में। तुम लाओ कोई लैंग्वेज, लेकिन हमको समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर रख दो हमारे लिए। क्या रख दो, एक ट्रांसलेटर रख दो, एक अनुवादक रख दो, और उसके बाद तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख करके लाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा हम लिख करके लाएंगे असेंबली लैंग्वेज में, हमने कहा हम लिख करके लाएंगे असेंबली लैंग्वेज में शुरुआत में। तो कहा लाओ ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक ट्रांसलेटर रख दो जो हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दे। तो असेंबली लैंग्वेज में लिख करके लाएं, और जिस ट्रांसलेटर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है उसे कहा जाता है असेंबलर। तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है। जैसे कि इसमें असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा सप्लाइड किया जाता है। आगे देखिए, अगला धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, डेवलपमेंट होते गया। अब आया क्या, हाई लेवल लैंग्वेज का आ गया, प्रोग्राम आ गया हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने का। क्या आया, कोबोल आया, फोर्ट्रान आया, आपका एल्गोल आया, सी प्लस प्लस। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज आ गए, ठीक है। अभी मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में हमको फिर से लिखे हाई लेवल में, और मशीन लेवल में करना है। अभी असेंबली में लिख रहे थे, मशीन में तो असेंबलर के द्वारा कर दे रहे थे। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में जाना है, तो एक हमारे पास जो उसके पहले बाद जो असेंबलर के बाद जो ट्रांसलेटर आया उसका नाम पड़ा इंटरप्रेटर। क्या, इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या करता था कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी आपने कोड लिखा है, मान लिया कि आपने सी में आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ऐड इस तरह से 10 20 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 लाइन का आपने क्या किया, प्रोग्राम लिख दिया। 6 लाइन का आपने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, सी में आपने लिखा है प्रोग्राम 6 लाइन का लिख दिया, आपने लिखा है उसे हाई लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। तो भैया ये कैसे समझेगा, तो इंटरप्रेटर क्या करता था, इसके एक एक लाइन को, मतलब इसमें इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता था। हाँ, पहला क्या है, टू ऐड टू लिखा है, तो ये क्या करता था, हाँ ठीक है, पहला लाइन को हमने क्या किया, इंटरप्रेट कर दिया, ओके है, चलो ये आगे भेज देता था किसके पास, मशीन लैंग्वेज। फिर आता था ये किसके पास, ये आता था फिर से इंटरप्रेटर दूसरे लाइन के पास आता था, दूसरे लाइन को कहता था ठीक ठीक ठीक, ओके है, चलो आगे बढ़ो। फिर आता था ये तीसरे लाइन के पास, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अरे भाई 20 लाइन 50 लाइन 100 लाइन 1000 लाइन का होगा, तो एक एक करके इंटरप्रेट करोगे तो हमारे लिए ये ठीक नहीं है। अब लोगों को होने लगा दिमाग खराब। अब वो क्या कहा कि हमें कोई ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए, हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो कि बुद्धि में तेज हो। हमें कैसी, ऐसा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, लिखे गए कोड को, पूरे प्रोग्राम पूरे कोड को एक बार में, एकदम एक बार में पूरे प्रोग्राम कोड को कंपाइल करके किसके पास भेज दे, कंप्यूटर के पास, मशीन लैंग्वेज में चेंज करके। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, कंपाइलर है वही, ठीक है। इंटरप्रेटर भी करता था, लेकिन वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता था। लेकिन कंपाइलर क्या करता था, पूरे कोड को, पूरे प्रोग्राम को, कितना भी बड़ा आपने प्रोग्राम लिखा है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में सेलेक्ट करके वो क्या करता था, मशीन लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को दे देता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, आसान हुआ हमें। और अगर किसी लाइन में कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करके फिर से हमें फीडबैक दे देता है, हम काम कर लेते हैं। तो आपने समझ लिया असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि एक होता है लिंकर, एक होता है लोडर। अच्छा, लोडर और लिंकर का काम क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर में जितने भी तरह के आपके कंप्यूटर में जितने भी तरह के फाइल्स हैं,
ठीक है। अगर आपने फाइल सेव किया, आपने कोई पीडीएफ फाइल सेव किया है, ठीक है, आपने कोई ऑडियो फाइल सेव किया है, ठीक है, आप कोई वीडियो फाइल सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका एक टाइप का फाइल है, मान लिया कि आपने कंप्यूटर का जो अभी हम पीडीएफ आपको देंगे, उस पीडीएफ को आपने जैसे ही डाउनलोड किया तो आपका सिस्टम जो है, सिस्टम जो आपका कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया, तो क्या करेगा, इस फाइल के एक प्रकार के समान फाइल के हर एक वर्ड को, समान फाइल को आपस में लिंक करके रखता है। मान लिया कंप्यूटर का पीडीएफ है तो इसको ये क्या करेगा, आपके किसी और साइंस के पीडीएफ में मिसमैच नहीं कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर के पीडीएफ के सारे फाइल को एक तरफ से लिंक करके रखता है, साइंस के पीडीएफ को अलग तरह से लिंक करके रखता है। तो लिंकर का काम क्या होता है, लिंकर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है, समान तरह के फाइलों को आपस में जोड़ करके लिंक करके रखता है। मान लिया कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, तो ये फिल्म में एक तरह का फाइल है, ठीक है। आपको क्या, आप अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, मान लिया RRR देख रहे हैं, RRR आप देखना शुरू किए तो आपका कंप्यूटर RRR ही आपको दिखाता है, एक फाइल को लिंक करके रखता है। वो RRR आप देखते हैं, बीच में आपको KGF नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये बात है। लोडर का काम क्या होता है, जितने भी फाइल्स को लिंक करके लिंकर रखा है, उन लिंक फाइल को रैम पर लेकर के आता है लोडर। क्या करता है, रैम पर लेकर के आता है लोडर। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कहां पर काम हो रहा है, रैम पर हो रहा है। एक प्रकार के फाइल जो भी पढ़ रहे हैं तो लिंकर क्या किया था, आपस में जोड़ करके इसे रखा है, और लोडर क्या किया, उस लिंक किए गए फाइल को रैम पर लेकर के आया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर लेकर के आया। और आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, उड़ जाता है, ये भूल जाता है, तो ये हमने बताया था आपको मेमोरी में। अब आगे देखिए, अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर को उपयोग के लिहाज से उसको सिक्योरिटी देता है। क्या देता है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को सिक्योर करके रखता है, सिक्योरिटी देता है, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर को मेंटेन करके रखता है। अगर आपके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर कभी भी क्रैश कर जाएगा। लेकिन हां, यह बात याद रखिएगा, ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस इसका कनेक्शन नहीं होता, ये याद रखिएगा। हार्डवेयर के साथ, जैसे कि अभी हमने देखा था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्रोग्राम जो है कनेक्ट करके रखता था, BIOS हो गया या फिर डिस्क ड्राइवर, तो हमने ये सब के देखा था। लेकिन जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट करवा सकता है, या आपके हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क में जितने भी कचरा भरा पड़ा है उसको साफ करके उसको फास्ट करेगा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। कोई वायरस आ गया है तो उस वायरस को डिटेक्ट करके आपको बताएगा, उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। तो ये सब काम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जिसके फंक्शन क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, जैसे आपका हार्ड डिस्क में बहुत सारे अननेसेसरी फाइल्स भर गए हैं, ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स हो गया, अनयूज्ड फाइल्स हो गया। मान लिया आपने कोई फाइल को 2-4 साल से यूज ही नहीं किया है, ठीक है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी बहुत सारे फाइल्स हैं, आप इंटरनेट पर जाते हैं, बहुत सारे सर्च करते हैं, उन सब से भी क्या होता है, कुछ कैश फाइल्स वगैरह कैश मेमोरी में आकर के जमा हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो डिस्क क्लीनअप टाइप, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप है, ये क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क को फ्री करता है और इन सब जो अनयूज्ड फाइल्स है उसे हटाता है और आपको डिस्क को क्लीनअप करके आपके कंप्यूटर को फास्ट करता है। उसी तरह से डिस्क फ्रेगमेंटेशन, या फिर आप इसे बोले ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन। तो सीधा नाम से पता चल रहा है कि आपके डिस्क में, आपके हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स हैं, मान लिया आपके हार्ड डिस्क पर बहुत सारे फाइल्स जमा हैं, ठीक है, आप बहुत सारे फाइल्स को यूज नहीं कर रहे, बहुत दिन से ऐसे ही भरा पड़ा है, ठीक है, वो भी आपके फाइल को क्या करेगा, आपके डिस्क को भर देगा, आपके डिस्क पर कैसे मेमोरी को फुल कर देगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो ये सब होता है। तो आप कभी क्या करते हैं, मान लिया कि आपके पास जो फाइल्स है बहुत सारे भरे पड़े हैं, मान लिया 1 2 3 4 5 फाइल आपने जमा किया हुआ है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, बहुत सारे आप डिलीट कर देते हैं, 2-3 नंबर फाइल को डिलीट कर दिया। अब ये 2-3 नंबर के फाइल को डिलीट कर दिया और आपके पास ये डिस्क ऑप्टिमाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये जैसे ही आप उसको एक्सेस करने के लिए जाएंगे 1 नंबर के फाइल को, ठीक है, तो ये चला गया। लेकिन जैसे 4 नंबर वाले को जाएंगे तो ये 2 और 3 को खोजने लगेगा, ये खोजने लगेगा 2 और 3 को, और आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है, ये खोजने में रह जाएगा, रे दिमाग नोचने लगेगा कि कहां गया कहां नहीं। तो इस तरह के जो दिक्कतें हैं वो ना आए तो क्या करता है, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, रीअरेंज करता है फाइल्स को, और फिर क्या करता है, आपके डिस्क में उसको रीअरेंज करके सीक्वेंशियली काम करवाता है, फास्ट करवाता है। डिस्क कंप्रेशन उसी तरह से काम है कि आपका बहुत दिनों से कोई चीज धरा पड़ा है, ठीक है, बहुत दिन से कोई चीज
धरा पड़ा है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी, अनयूज्ड, तो उस तरह के जो भी आपके डेटा हैं, आपके फाइल्स हैं, तो वो क्या करेगा, उसको सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देगा। सिस्टम उसको जो ये सॉफ्टवेयर है, डिस्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा। मान लिया कि उसका साइज अगर 50% है तो उसके साइज को 10% करके कंप्रेस करके रखेगा, ताकि आपका साइज जो है जो हार्ड डिस्क भरे नहीं, वो स्पेस फ्री रहे। ठीक है। सॉफ्टवेयर रीस्टोर, बैकअप, मान लिया आपका किसी तरह से गलती से आपका कुछ डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप बैकअप वगैरह बनाते हैं तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही करवाता है। एंटीवायरस, किसी तरह के आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है इंटरनेट चलाने से या किसी भी प्रकार से, तो उन वायरस को डिटेक्ट करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को सॉफ्ट सिक्योर करता है। ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। तो हमने क्या देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कि कंप्यूटर नहीं चलता है। अगले क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको क्लास कैसा लगा? आपको कंप्यूटर का क्लास अच्छा लगता है कि नहीं? आप इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट, आपके रिस्पॉन्स पर ये डिपेंड करेगा सब कुछ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।